अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हम सर हंसी मजाक करके ना अपना गम गलत कर रहे थे, क्योंकि गमगीन तो हम हैं, गमगीन तो हम हैं और ऐसे वैसे हैं, दिल भी हमारा टूटा हुआ है। एक लम्हे के लिए हमने सोचा छोड़ो और रिमोट इधर फेंका और क्यों हम इतने इन्वेस्टेड हैं। सोचा, उसके बाद से हम वापस आ गए, मतलब कि क्या है, और अब तक हम यूज्ड टू नहीं हुए। उसके बाद हम दोबारा उस डिस्कशन को फॉलो करना शुरू हो गए कि हम क्यों आ रहे हैं। अगर हमारी माशाल्लाह कौमी टीम ने हमें इतने मौके दिए हैं कि हम इस उदासी से या इस डिसअपॉइंटमेंट से यूज्ड टू हो जाएं, तो आप यूज्ड टू नहीं हो, अभी आपको और चाहिए। नहीं हो गए हैं काइंड ऑफ। अब हम उसी स्टेज पे हैं कि हम दोबारा से जरा इन जख्मों पे नमक छिड़कें और दोबारा गौर करें। मैं वैसे अगर मगर की गेम अभी है बरकरार हमारी, लेकिन I don't want to get into that. Too tough a call, I think. और why should we get into it? You know, at the end of the day, okay, let me just say it. और सिकंदर भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में ही बैठे हैं, क्योंकि हमने कहा हम मिल लेते हैं और हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ये पॉइंट्स टेबल भी आपके सामने है। इंग्लैंड है 2 मैचेस और 2 जीते हैं, 4 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। न्यूजीलैंड पाकिस्तान 1-1 पॉइंट है, श्रीलंका इस वक्त कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज मैच भी एक ही हुआ है। ठीक है ना, ये है सूरत हाल। ओके, सो प्लीज कम बैक ताकि मैं अपने 2 सेंट्स कह के हम आगे चले जाएं और फिर हम अपने गेस्ट से बात कर लें। इस 2 सेंट्स में बात सारी ये है कि गेट ओवर इट। मतलब जब हम कहते हैं ना हमने आगे जाना है और उसके बाद अगर मगर में बात आ जाती है कि अगर ये हो जाए, ये वहां से हार जाए, इसका रन रेट ये हो जाए, हमारे पॉइंट्स ये बढ़ जाए, forget it. It's a tournament, it's a competition. The best teams need to be up there. We are not the best team. And the kind of cricket and that other teams right. and the kind of cricket that other teams are playing, मतलब be it New Zealand, be it West Indies, be it others. So आप देख लीजिए, be it South Africa, हमारा क्या मवाजना है। लेकिन ठीक है, अगर चले गए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जिद करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट टीम्स ने आगे जाना है और बेस्ट टीम्स आगे जा रही है। लेकिन अपने जहन को मेरा ख्याल है इस तरह से आप प्रोग्राम कर लीजिए कि हमारा वर्ल्ड कप का सफर बस यहाँ खत्म ही है। इसके अगले मैच के बाद माहिरीन के मशवरे ऑल्दो नहीं माने, ना सही नताइज तो आप देख ही रहे हैं क्या है। बाबर आजम को अपनी जिद बनाकर शायद टीम मैनेजमेंट बैठी है। अब दूसरे मैचेस के नतीजों के लिए दुआएं हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम करें, क्योंकि इन्होंने दबा तो करनी ही है। शायकीन बहुत मायूस भी हो चुके हैं। जहां हम ये सारी बात करते हैं वहां वी शुड ऑल्सो acknowledge the fact that we love Pakistan cricket, we love cricket and we are really heartbroken. अच्छा आओ लेट्स टॉक अबाउट इट। या फिर हम शाहीन ने जो गुफ्तगू की थी वो शाहीन कह रहे हैं कि बस मजा आया था, मतलब पहली बॉल पे पहला ही वो खुद भी कप्तान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस जीतने वाली नहीं थी। Well, Shaheen did well, but the sad thing is it doesn't matter. It doesn't mean कि आप वेल कर रहे हो तो टीम भी वेल कर रही हो और आप जीत जाएं। और शाहीन ने जब आके अर्ली ऑन विकेटें ली थी तो हमारी बड़ी उम्मीद बंद गई थी और हमें लग रहा था कि we will be able to make it through, although बहुत बड़ा टोटल नहीं है। अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो शाहीन did well as well in the sense that he actually जिस काम के लिए रखा हुआ है विकेट्स ने तो वो तो हो गया। शाहीन did well, साहबजादा has been doing well, but otherwise जो वीकलिंग्स हैं वो वीकलिंग्स हैं। मतलब साइम अयूब वीकलिंग बन चुके हैं अब, और जाहिर है ये रीत, ये रिवायत कितनी अहम है, ये कितनी मायूब है कि एक ओपनर जिसका प्राइमरी काम बैटिंग करना है, वो चूँकि थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेता है, इसलिए उसे हम 50 क्या 100 क्या 150 मैचेस भी खिला देंगे। उसके बाद बाबर आजम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज टाइम्स, लेकिन उनकी T20 फॉर्मेट में अब क्या जगह बाकी बची है या नहीं, ये सवाल है जो करने चाहिए। शादाब खान ने ऑल्दो रन बनाए, लेकिन जितने रन उन्होंने खाए वो मोमेंट था जब मैच हमारे हाथों से निकल गया। अच्छा जी, सिकंदर बख्श हमारे साथ हैं, सैयद याया हुसैनी हमारे साथ हैं। कमिजरेशंस जेंटलमैन, क्या हो सकता है, कल हम बड़ी उम्मीद में भी थे और काफ़ी एडवाइजरी भी हमने ऑन की हुई थी। सिकंदर सबसे पहले तो ये बता दें, ये जो पहली लाइन ही हमने अभी कही है कि क्या मैनेजमेंट ने बाबर आजम को अपनी जिद बनाया हुआ है या कुछ थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन और बाबर आजम की अपनी भी है। शादाब भी बट लेट अस स्टार्ट विद बाबर आजम। समझ अपनी कैसे हो सकती है उसमें। देखें ये इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है ना, उसके अंदर टीम सिलेक्शन इज अ बिग प्रॉब्लम। वी आर नॉट सेलेक्टिंग द टीम प्रॉपर्ली। आपने 3-4 लड़कों के नाम लिए कि बाबर की जगह नहीं बनती। शादाब की बॉलिंग, शादाब इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ही शुड बॉल वेल। और साइम जो है इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर, ही शुड बैट वेल। आगा बिल्कुल आई डोंट थिंक सो कि फिट इन T20 बिल्कुल साफ नज़र आता है। वो 1-2 इनिंग अच्छी खेल गए थे जिसको हमें थोड़ी सी उम्मीद पैदा हो गई थी, मगर दैट वाज अगेंस्ट द स्पिनर्स। यहाँ पे थोड़ा सा गेंद तेज़ होगा, वो नहीं कर सकेंगे। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन फॉर टेस्ट क्रिकेट। तो ये वो सारे लोग हैं जो कि थोड़ा सा इस जगह पे पोजीशन पे नहीं है, मगर फिर भी हम चेंज कर सकते थे। हमने आपकी प्रोग्राम में बात की थी कि साइम को थोड़ा आप ड्रॉप कर दें,
आप उसकी जगह अब्रार को नीचे ला सकते हैं और फ़कर को ओपन करा दें। फ़कर इज़ अ प्ले। और राफ़ी का भी जिक्र हुआ था कि वो बाहर क्यों बैठा हुआ है, नसीम शाह का जिक्र हुआ है, वो भी बाहर बैठा हुआ है, पूरा वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा वो नहीं खेलेंगे। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ द टीम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम जो है या सिलेक्शन ऑफ द टीम। अच्छा याया भाई, अब हमारी जाहिर है कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं किसी से भी, ना शादाब से ना बाबर से, लेकिन जब हम आदिल की गेंदबाजी देख रहे थे तो प्रॉपर स्पिन हो रहा था, गूगली भी मार रहे थे, सब कुछ मतलब वेरिएशंस थी एक्चुअली, लेग स्पिन हो रहा था। अब हम अपने स्पिनर की बात करें, लेग स्पिनर की बात करें, शादाब का जो ओवर था which literally costed us the match, वो खासे कंफ्यूज थे। सो व्हाट इज द रियल इशू? मतलब हम चाहते हैं वो अच्छा परफॉर्म करें कि, लेकिन क्या स्किल का मसला है या बस इतनी ही क्वालिटी है हमारे पास? सबसे पहले तो अब्दुल्ला और हुमा आपको अस्सलाम वालेकुम, और सिकंदर बख्श साहब को भी। हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह रहे हैं मोहसिन हसन खान साहब। वो कहते हैं प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। तो इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में तो ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम, शादाब खान, साइम अयूब, मैं कप्तान का नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा आगे चल के बताऊंगा। और आपके जो कोच माइक हेसन है, वो पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि लोगों के एहसास से, जज्बात से खेल रहे हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नफ्सियात नहीं है। लोग जो बात कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, तजियाकार बात कर रहे हैं, ना उनको बाबर से कोई इशू है, ना साइम से कोई मसला है, ना शादाब से कोई मसला है। जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा, वो तो परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, और क्रिकेट का खेल जो है वो परफॉर्मेंस गेम है। आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आप दूसरे को मौका देंगे। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माइक हेसन साहब जो है वो बहुत मुकम्मल तौर पर बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं। इसलिए मैं कोचिंग को तो मानता ही नहीं, माजरत के साथ। और कैसे एक्सपोज हुए हैं वो आपके सामने है। एशिया कप में हमने देखा 4 मरतबा अंडा खाया। साइम अयूब ने 37 रन स्कोर किए, उन्होंने हसन नवाज को निकाल दिया, उन्होंने इस टीम से हारिस रऊफ को निकाल दिया, उन्होंने इस टीम से मोहम्मद हारिस को निकाल दिया, लेकिन साइम अयूब से उनका प्यार खत्म नहीं हुआ। आप शादाब को देखिए, वो जिस तरह पैराशूट से इस टीम में लैंड करते हैं, आप आदिल रशीद से उनका मवाजना कर रहे हैं। पिटाई उनकी भी हुई है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान टीम को बांध के रखा। शादाब खान 4 ओवर नहीं करते, इसीलिए कि नेदरलैंड की टीम आ जाए, अमेरिका की टीम आ जाए, नामीबिया की टीम आ जाए, स्कोर कार्ड उठा के देख लीजिए, उन्होंने अपने 4 ओवर का कोटा पूरा किया है। भारत के मैच में 1 ओवर में 17 रन खाने के बाद वो गायब हो गए, जैसे वो इस मैच में है ही नहीं। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आज से चंद साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम चंद मखसूस लोगों के गिर्द घूम रही थी, दोस्ती यारी के गिर्द घूम रही थी। हमने कई टूर्नामेंट का नुकसान बर्दाश्त किया, और आज भी अगर आप इस टीम को देख लें तो माइक हेसन जो है वो आई डोंट नो कि किसकी चाल चल रहे हैं, किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। आपके सामने एक वाज़ेह तस्वीर नजर आ रही है। कल वाज़ेह फर्क पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में एक बॉलर का था, और वो बॉलर था अबरार अहमद। अगर अबरार कल होते तो आपके पास एक नया ऑप्शन होता, और आप जो है वो इंग्लैंड की टीम को पकड़ सकते थे। देखिए, इंग्लैंड की टीम में जॉस बटलर हैं, 2022 में इंग्लैंड इनकी कप्तानी में जो है वो वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन आज वो एक प्लेयर की हैसियत से खेल रहे हैं। उनसे रन नहीं हो रहे, लेकिन वो टीम में है। ये बाबर आजम, शादाब, साइम पर आप क्यों तनकीद कर रहे हैं? दुकान ऊंची है, पकवान फीके हैं। इनका मसला ये है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के स्टार हैं। जब टीम को इनकी जरूरत पड़ती है, ये कुछ केयर करके नहीं दे रहे। आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं क्यों बात नहीं कर रहा कप्तान सलमान अली आगा की। देखिए, सलमान अली आगा की बात इसलिए नहीं कर रहा, उन्होंने ऑन एंड ऑफ इस टीम के लिए परफॉर्म किया है, इस टीम को चंद खिलाड़ियों के शिकंजे से निकाला है, पाकिस्तान टीम को कामयाबी दिलाइयां हैं, और पाकिस्तान टीम में नंबर 3 पर वो खेल रहे हैं। नहीं हो रही उसे परफॉर्मेंस में मान रहा हूं, लेकिन वो टीम के लिए खेल रहे हैं, उनका इंटेंट आपको नजर आ रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि सलमान आगा का इंटेंट आपको नजर आ रहा है। हम जरा हुसैनी ने अभी एक जो इब्रार की भी बात की है, ये भी सिकंदर, आप पहले तो इस बात को हम क्लियर करके आगे चलते हैं। मतलब मिस्ट्री बॉलर बड़ा एक टाइटल दिया हुआ है, बट ही इज नेवर रियली देयर, ही इज नेवर यूटिलाइज्ड। व्हाई इज दैट? शुरू में भी अगर आपको याद हो, जब बांग्लादेश के जब हमने टूर शुरू किया था, बांग्लादेश से वो इंग्लैंड से होते हुए वेस्ट इंडीज से होते हुए आए, उस दर भी उसको बार बार ड्रॉप कर रहे थे, हर दफ़ा उनको 2-3, मुझे नहीं पता क्यों। या तो माइक हेसन, हमने बहुत पहले अपने प्रोग्रामों में कह दिया था कि चाहे कुछ हो जाए शादाब अंदर आएंगे, कभी भी जब भी वो आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए, शायद वर्ल्ड कप के बाद वो कप्तान भी बन जाए। नहीं, खैर अगर माइक हेसन रहे तो बन जाएंगे। देखिए, इसीलिए हमने बार बार कहा था कि ये जो फ्रेंचाइज है इनको दूर रखें क्रिकेट से। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट और फ्रेंचाइज डिफरेंट होने चाहिए। तो अबरार को ना रखना, मेरे तो समझ में नहीं, पूरे लोग ही यही कह रहे हैं कि नहीं होता। और दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्क्रिप्टेड कैप्टनसी है। हमने आज से 4 दिन पहले, मेरा सवाल था, मैंने अपने सारे जो पैनलिस्ट थे उनके सामने रखा था, अगर पाकिस्तान ने 150 की और एक टीम चेस कर रही होगी तो क्या हम उसको 10वें ओवर में लाएंगे? हम क्या उसको एक स्क्रिप्टेड जो लिखा हुआ है कि हम इसको 6 ओवर के बाद लाना है, उसको 8 लाओ,
कल इतना अच्छा मौका था कि जब उसने तीसरे ओवर में आउट कर दिए थे 2, आपको लेके आ जाना चाहिए था। एवरीबडी इज वंडरिंग अबाउट कि क्या गेंद करता है, क्या गेंद करता है, ये दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, गुगली मार रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रही। आगे अगरचे इसमें गुगली का वर्ड इस्तेमाल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो फिंगर से कर रहा है, यहाँ से करता है, यहाँ से इस तरह। मसला पता क्या है कि हमने यही गलतियां की थी इंडिया के खिलाफ मैच में, वही गलतियां हम कल भी दोहरा रहे हैं। तो फिर मतलब हम जब यहाँ बैठ के बात करते हैं, ये आपस में भी तो बात करते होंगे। दीज आर क्रिकेटिंग माइंड्स, दीज आर प्रोफेशनल पीपल। माइक हैसन का एक तजर्बा है, एक हिस्ट्री है, एक बॉडी ऑफ वर्क है। मतलब हमें ये समझ नहीं आता, हम ब्याया से ही पूछ लेते हैं कि वो फैसले जो हमें नज़र आ रहे होते हैं कि इस वक्त ले लेने चाहिए या इस वक्त इसको यूटिलाइज करना चाहिए, ये क्यों नहीं ले पाते। मतलब एज सिंपल एज दैट कि कमेंटेटर्स कह रहे थे कि अब इतने थोड़े रन रह गए हैं, ये फील्डरों को आगे क्यों नहीं कर रहे, और अगर कप्तान नहीं कर रहा तो फील्डर खुद, साबिक कप्तान भी मौजूद हैं इस फील्ड में, वो खुद ही आगे आ जाए ताकि रोके सिंगल डबल। लग गया छक्का तो लग गया। बहुत अच्छा सवाल किया अब्दुल्ला आपने, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और वो कोई युगांडा में थोड़ी बैठे हुए थे, डगआउट में बैठे थे, जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास था। जो बाउंड्री लाइन के पास फील्डर खड़ा हुआ है उसके पास खड़े होते, उसको मैसेज देते, वो मैसेज कप्तान को पास ऑन करता। हो सकता है कभी ग्राउंड के अंदर आप उन चीजों को नहीं देख रहे होते जो बाहर से आपको नजर आ रही होती हैं। तो बिल्कुल सिर्फ माइक हैसन ड्रेसिंग रूम में बैठकर अपना चश्मा ही ठीक करेंगे तो फिर पाकिस्तान का चश्मा जो है उसके नंबर बढ़ जाएंगे। तो आपको वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। जो आप बात कर रहे हैं कि क्या ये लोग आपस में बात नहीं करते, बिल्कुल बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब ने आकर कहा है ना कि जो टीवी पर बैठे हुए क्रिकेटर हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इंडिया से हार गए, उन्होंने अपने टाइम पर कितने मैचों में इंडिया को हराया है। तो ये उनका एटीट्यूड है। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फोकस बिल्कुल भी नहीं है, प्रोफेशनलिज्म कहीं आपको दिखाई दे नहीं रहा है। और सोने पर सुहागा आपके सामने है कि शादाब खान किस फिटनेस के ऊपर, किस परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान की टीम में शामिल हुए हैं, ये जरा क्रिकेट बोर्ड से भी पूछ लिया जाए तो अच्छी बात है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर पसंद रहे तो वो उनको कप्तान भी बना देंगे मुस्तकबिल। अच्छा, या भी आपने एक बात की थी, बल्कि सिकंदर आपसे पूछते हैं कि कप्तान की जब जिक्र हो रहा है, मतलब हम कप्तान के रोल की एक बात कर रहे हैं और यही आप कह रहे थे कि उसकी इंटेंट पे हम बात ना करें, लेकिन वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट। मतलब क्या कप्तान की से है इन द मैच, इन द सिलेक्शन ऑफ द टीम। जब हम सारी बातें माइक हैसन का होना, शादाब को ले आते हैं, मतलब हम सारी चीज़ें माइक हैसन पे भी डाल रहे हैं, रोल क्या है कप्तान का? वो कुछ बोल रहे होते हैं, कोई उनकी अपनी से भी होती है, बिकॉज रिजल्ट तो हमें बिल्कुल नजर नहीं आता। क्योंकि कप्तान भी तो ग्लोरी चाहता है अपने लिए। कौन सा कप्तान है जो ग्लोरी नहीं चाहता? देखो मैं और इंटेंशन अच्छी होगी बट उसका क्या फायदा जब रिजल्ट ही नहीं मिलता। मैं 2-3 दफ़ा इनकी मीटिंग्स में बैठा था, मुझे कहा गया था कि आप बैठ के देखें क्या होता है उधर ना, एडवाइस करें अगर कुछ है। तो मैं वहाँ पे बैठ के देखा तो मुझे फील हुआ कि सारा कंट्रोल माइक के पास है और आकिब जावेद के पास। उनके पास एक लिस्ट होती थी कि ये प्ले जाएंगे। अगर मैंने उससे 2-3 दफ़ा सवाल डाला कि भाई अब्बास अफरीदी किधर है, नहीं जी उसके पेट में दर्द है, वो जमान खान का है जी उसको फलां प्रॉब्लम, मैंने कहा फलां लड़का का है, नहीं वो नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। वो एक लिस्ट थी और उसमें सलमान अली आगा कुछ नहीं, खामोश, ही वाज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। वो बस वो फिगर देख रहे हैं जी, इसका फिगर अच्छा है, इसको डाल दो, इसका ये अच्छा। दूसरी जो फिटनेस की बात की ना बिराया ने, हमारी दुनिया की वाहिद टीम होगी जो फिटनेस टेस्ट नहीं कराती। मतलब ये एक अजीब सी चीज़ है। हर 6 में देखें क्रिकेट बोर्ड इनको 25-25, 30-30 लाख रुपए तनख्वाह देती है। वो क्रिकेट बोर्ड का ये हक बनता है और उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि हर 6 महीने बाद इनका फिटनेस टेस्ट कराएं। आर यू फिट और नॉट? इफ़ यू आर नॉट फिट, गेट इट फिट, बिकॉज यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप फिटनेस टेस्ट कराते, ना शाहीन फिट होता, ना फ़खर होता, उसके भी पैरों में दर्द है, ना शादाब होता, और हो सकता है एक आधा लड़का और हो कि जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता है। तो ये जो स्क्रिप्टेड कैप्टनसी होती है। अच्छा, एक और सवाल आप कह रहे हैं माइक हैसन, मैंने ये सवाल पीसीबी के लोगों से डाला था कि आपको पता हो कि माइक हैसन सिर्फ एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, एक फर्स्ट क्लास मैच पूरी जिंदगी में। उन्होंने कहा नहीं जी, पूरे दुनिया के जो फुटबॉल के कोचेस होते हैं ऐसे होते हैं जिन्होंने फुटबॉल नहीं खेली होती। ब्रेकिंग न्यूज। और पेशावर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा बाजोर और गिरदोनवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। शिद्दत इसकी 6.3 है, जरा ज्यादा ही है, which is quite a bit। दयामर और गिरदोनवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। सवाबी शहर से भी इत्तलात ऐसी ही आ रही हैं। सो यू नो इस्लामाबाद एंड ऑनवर्ड्स जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। अच्छा, रसूल दावड़ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। क्या सूरत हाल है इस वक्त रसूल दावड़, बताइएगा। और रेक्टर स्केल पर तो 6.3 है, लेकिन कितना महसूस हुआ फिजिकली?
जी बिल्कुल, पेशावर और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं इससे ज़लज़ले के झटके महसूस करने के हवाले से राब्ता किया गया। पेशावर में भी हमने ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और ये इसका कहा जा रहा है, ज़लज़ला पेमा मरकज़ से हमारी राब्ता हुआ, हमारा बात हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये इसका जो मरकज़ था वो क्यू हिंदुकश था और ये इस्लामाबाद, स्वात, पेशावर, चतराल और इस रीजन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी शिद्दत जो मैग्नीट्यूड बताया गया वो 5.6 बताया गया है ज़लज़ला पेमा मरकज़ की जानिब से। और ये कहा जा रहा है कि ये 4:12 पे ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ये अफगानिस्तान के कोई हिंदुकश की जानिब से, और काफी देर तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे। और पहला जो झटका था ज़लज़ले का यकीनन वो शदीद था, जिसकी वजह से कलमा तैयबा का व्यर्थ शुरू किया शहरियों ने और बाज लोग जो थे वो अपने दफातर से और घरों से निकलना भी शुरू हो गए। लेकिन ये अभी तक पीडीएमए और दीगर जो इदारे हैं उनके मुताबिक कोई फौतगी या इसके अलावा कोई नुकसान का कोई इतला नहीं आया है। लेकिन अभी तक वो कैलकुलेट किया जा रहा है कि किन किन इलाकों से ज़लज़ले की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है। अलबत्ता चंद एक मकामात पर दराड़े और इस तरह की रिपोर्टिंग हुई है। इस वक्त पेशावर, मर्दान, सवाबी, चरसदा और मुख्तलिफ जो इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इसमें ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ला पेमा मरकज ने बाकायदा। अच्छा रसूल जाफर, एक दफा दोबारा बता दें कि कितनी शिद्दत कितनी रिकॉर्ड की गई है ज़लज़ला पेमा और गहराई के हवाले से भी बता दें। जी, ये इसकी जो गहराई बताई गई है वो 114 किलोमीटर बताई गई है और 5.6 इसकी शिद्दत बताई गई है। ठीक है, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकते हैं, क्योंकि बात जरा 6.3 से शुरू हुई थी लेकिन तो कम है, बिल्कुल पता चल रहा है कि गहराई बहुत ज्यादा है। सो 114 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन इसका मरकज है और 5.6 इसकी शिद्दत है। अच्छा, कमिंग बैक टू द मैच एट वेल नॉट एट हैंड, वी लॉस्ट इट, तो अब उसके बारे में क्या बात करनी है, लेकिन यही बात करनी है कि आगे क्या होना है। सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, याही हुसैनी भी साथ है। सिकंदर, अब बिल्कुल मूड नहीं हो रहा अगर मगर पे बात करने का, बिकॉज बात सारी वही आ गई, द बेस्ट टीम्स शुड विन, और ये हार जाए तो वो पॉइंट्स इधर हो जाएं और फलाना माँ का। Should we even get into that? Do we even focus have on our own game? हम जब हम Absolutely. अब आखिरी मैच तो होपफुली इज्जत के साथ जीतें और वापस आएं। अगर आना है वापस, अगर आगे जाएं तो बहुत अच्छी बात है। सो हम क्या तब्दीली करें, अबरार को वापस नहीं, लें? देखा तब्दीली जो अच्छी टीम में जो अच्छे कोचेस होते हैं, जो लोग टीमों को चलाते हैं, वो अपने हर लड़के को यूटिलाइज करते रहते हैं। आप एक चीज़ को उठा के बिठा के नहीं रखते। वो जो भी लड़का बाहर बैठा है, जैसे नसीम शाह बैठा है, नाफे बैठा हुआ है, ये लड़के बैठे हुए हैं ना, कुछ नहीं कर रहे, तो अब अचानक आप उनको डालेंगे तो ये भी सही नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा ना कि उनकी क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने जब ये पीसीबी में बात की तो मुझसे ये कहा गया था कि नहीं जी, फुटबॉल के कोचेस हैं कि जो फुटबॉल नहीं खेलते मगर उससे पढ़ाई करके। अब मुझे बताएं प्रैक्टिकल उसके पास क्या एक्सपीरियंस है? नन। एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले को क्या एक्सपीरियंस होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या सिचुएशन होती है। इससे तो उन्होंने की है, नहीं कोचिंग की होगी, मगर इससे आज देखें ना, हम साबित हो गई ना बात के, स्क्रिप्टेड आपने दे दी कप्तान को कि इसको चौथा ओवर करेगा, 8वां ओवर करेगा। भाई बीच की जो कुछ अगर सिचुएशन पैदा होती है, जैसे कि आपने भी मुझे एक क्लिप भेजा था कि जो उसने जब आउट किया और उसके बाद दोबारा जब आया, 4 ओवर के दरमियान 36 रन बन गए, तो वो क्यों हुआ? क्यों आपने उसको इतना लंबा गैप दिया? भाई सेकंड ओवर भी कराते आप उससे, व्हाटएवर। तो ये मेरा है, देखिए आई एम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। आप कह सकते हैं सेकंड बाजी में जो वैसे हम कोचेस लेके आए हैं, जिनमें आप जेसन गिलिस्पी, गैरी क्रिस्टन, मतलब उनके साथ जो किया जाता है और उसके बाद वो जाते जाते जो बता रहे होते हैं, हु डू वी एक्सपेक्ट कि हमारे लिए कोई आएगा? तो ये भी इनको तो फुल हैंड दिया गया। हाँ, इसलिए ये भी हमें भरपूर अथॉरिटी दी गई। अच्छा, अब याया आप ये बताइएगा कि टेंशन ये नहीं है कि ये ऐसे चल रहा है, टेंशन ये है कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? मैं आपका सवाल, आप सवाल ना करें, मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। जी जी जी, इंतहाई इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, अदब के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा सिकंदर बख्श शायद ये बात ना करें। हमारे इंतहाई मोहतरम है, काबिल एहतराम है, ये कह रहे हैं कि जी वो एक मैच खेले। तो सिकंदर बख्श साहब, इस क्रिकेट को तबाह किसने किया है? आपके पसंदीदा क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज हसन राजा साहब ने। आपके माजी में कौन चेयरमैन रहे? सकलैन मुश्ताक साहब, जो कुदरत के निजाम के ऊपर भरोसा करते हैं। आपके मिस्टर टुक टुक मिसबाउल हक साहब, उनके पास तो क्रिकेट का वसी तजुर्बा था ना, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को कुएं में, खाई में डाल दिया। तो भाई ये बात नहीं करें कि उनका एक नहीं, तो आप एक शख्स को भूल गए जिसने पूरी क्रिकेट को तबाह किया, वो नए पाकिस्तान ने किया है।
हमारी पूरी क्रिकेट को जो उलट के रख दिया वो तो उस आदमी ने किया है कि जिसको वो कहता है कि उसके उससे ज्यादा तो क्रिकेट को कोई जानता है नहीं। मगर आप जब भी किसी को लेते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ये एक राय है, ये एक मुतज़ाद राय है कि जी कोच की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कोच का क्या, अच्छे कोच का होना जरूरी, क्या अच्छे कोच का अच्छा क्रिकेटर होना जरूरी है नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। डिस्कशन सम अदर डे राइट नाउ या बिकॉज़ वी आर आल्सो शॉर्ट ऑफ टाइम ऑन टाइम। न्यूजीलैंड श्रीलंका का आज मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान के लिए कोई इस पे क्या इंप्लीकेशन हो सकती है? हमारे लिए क्या अच्छा है? वैसे ही लोगों को शौक है तो ये भी हम सुन रहे हैं। देखिए जो श्रीलंका के डग आउट में ना सनत जयसूर्या, उनके लिए भी मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। श्रीलंका के पास फुल ऑप्शन है इस टूर्नामेंट में अंदर जाने के लिए, तो आज वो पूरा जोर लगाएंगे। और आपके लिए अच्छी स्टोरी यही है कि इंशाल्लाह मुझे लगता है कि श्रीलंका की टीम आज न्यूजीलैंड को हरा देगी, तो हमारे लिए जो लाइट्स हैं, बत्तियां हैं, जो उम्मीदों के चिराग हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से रोशन हो जाएंगे और हमें श्रीलंका को अच्छे मार्जिन से हराना है। हमें सारी कैलकुलेशन पता चल जाएगी क्योंकि 27 को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच है और 28 तारीख को हमारा श्रीलंका से मैच है। तो अगर आज श्रीलंका की टीम दबोच लेती है न्यूजीलैंड को, तो हमारे पास सारी इक्वेशन होगी कि अगर पहले बैटिंग करते हैं तो कितने रन से श्रीलंका को हराना है, अगर बाद में बैटिंग करते हैं तो कितने ओवर में रन हासिल करना है। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए आज दुआ कीजिए इफ्तार के बाद हुमा अब्दुल्ला और सिकंदर बख्श साहब और जितने लोग इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, मुख्तसरन ये बता सकते हैं, टाइम नहीं है, ठीक है जी। वैसे अहमद शहजाद का ये कहना था और कल मैं सुन रहा था उनकी बात में भी वजन है कि अब खिला फिर वो खिलाएं, फिर क्यों तब्दील करें, फिर अपनी मर्जी करें और तो अपने ही लोग रखे और फिर खिलाएं और फिर आखिरी में भी खिलाएं और श्रीलंका वाले मैच में भी अच्छा। और खिलाएं। सनत जयसूर्या की भी बात कर रहे थे, मेक और ब्रेक उनके लिए भी है, मतलब ही इज नॉट अ फॉरेन कोच फॉर देयर टीम and he has been a टेस्ट glorious player, एब्सोल्युटली, और वो ही आगे कोच कर and रहे हैं, captain as well. अच्छा जी। ओके, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सिकंदर फॉर बीइंग हियर। Thank you Yaya for being with us as well. ब्रेक लेते हैं। सी यू इन अ बिट। अच्छा, कराची में ना रमज़ान में कोई ट्रैफिक का बुरा हाल हुआ है और कराची में रमज़ानुल मुबारक का भी ऑब्वियसली हर जगह ही वैसे तो पहला अशरा चल रहा है, लेकिन शहरियों को बदतरीन ट्रैफिक जैम का सामना है और लोग घंटों, एंड दिस इज़ नॉट अ जोक, घंटों सड़कों पर फंसे रहते हैं। ख़ास तौर पर जो 4 बजे के बाद का टाइम होता है ना दोपहर वाला, उसके बाद तो आप पागल ही हो जाते हैं। नहीं, आप कर चुके हैं, हो रहे हैं लोग, आपने कर दिया, तो जैम पैक की सड़कें हैं। But you still said it. I just said it, हाँ। You said it, हम ऐसे मतलब हम ख्वार हो रहे हैं, घंटों ख्वार हो रहे हैं, 30-30 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे में तब्दील हुआ है, जैम पैक्ड है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कारोबारी, निजी और सरकारी मराकज़ की करीबी शाहराहें जो है ना, खासतौर पे जहाँ हम भी हैं, पर गैर मामूली रश देखने में आ रहा है और सदर के इलाकों से गुजरना तो किसी इम्तिहान से कम नहीं है। पुलिस रात से गुजरने के मुताबिक, हाँ, बल्कि हम सजेस्ट करेंगे डोंट नो व्हाट यू शुड डू, बट अगर आपका वो रूट बन रहा है तो वी आर वेरी सॉरी फॉर यू। अच्छा, यही कहा जा सकता है, लेकिन क्यों हो रहा है? सवाल तो यही बनता है ना। शाह फैसल पे भी आपको पता है कितना मेजर जैम पैक होता है, एक आर्टरी पूरी ब्लॉक होती है और ये रोजे से एन पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि खुल जाना चाहिए, सूरत हाल बेहतर होगी, नहीं, रोज़ा लोगों का सड़कों पे ही होता है। सो इसी पर जरा बात हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ हमारे कराची के तारिक मोइन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक भाई, मतलब क्या प्लान था या है इस शहर में ट्रैफिक की रमजान की एंडिंग में आफ्टर द फर्स्ट 15-20 डेज हम एक्सपेक्ट करते हैं वो रश हो, वो सब कुछ हो जाता है और वो इतना बुरा भी नहीं लगता, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अभी तो शुरू हुए हैं रोजे। देखें, इसमें एक तो ये है कि जो हमें वैसे हम शहर की ओवरऑल सिचुएशन देखें तो तामीरात का सिलसिला कई शाहराहों पर है, अहम शाहराहें जो हैं उन पर ट्रैफिक जो है उसका दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि कई मुकामात पर शाहराहें ज़ेर तामीर हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसकी वजह से शहर के अंदर एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का मसला आया हुआ है। लेकिन ख़ास तौर पे ये जो पोर्ट एरिया है और ये सारी सराउंडिंग में गवर्नमेंट इदारे हैं, अहम इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अलावा कारोबारी मराकज़ हैं, इस एरिए के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्योंकि दफातर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे दफातर हैं, सरकारी भी, निजी भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, पोर्ट एरिया से कनेक्टेड जो इदारे हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो हम एक चीज़ टाइमिंग्स जो होती हैं वो जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। रमज़ान के अंदर हुकूमत डिसाइड करती है कि हमें किस टाइम में सरकारी इदारों का टाइम होना चाहिए कि वो और ये माजी में हुआ करता था, आज से 1-2 साल पहले तक 8 से 2 बजे तक सरकारी इदारों की टाइमिंग होती थी और उसके बाद वो एक जो बड़ा अच्छा खासा जो ट्रैफिक होता था वो उस टाइम निकल जाता था। तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल जी
उस ट्रैफिक को जो है उस टाइम में निकाल दिया जाता था। उसके बाद जो प्राइवेट दफातर होते थे या बैंक होते थे, क्यों 5 बजे सड़कों पे हैं, 5 से 7 बजे तक सड़कों पे हैं? असल में सब एक साथ निकल रहे हैं। सरकारी जो इदारे हैं, खासतौर पर हुकूमत सिंध के जो इदारे हैं, उनकी टाइमिंग्स हैं 10 से 4 बजे तक। 3 नहीं हो रही? 10 से 4 इनकी एक टाइम में हुआ करती थी कि 8 से 2 बजे तक कर दिया जाता था, लेकिन इस दफ़ा इनकी 10 से 4 बजे तक टाइमिंग है। 4 बजे तमाम दफातर बंद हो रहे हैं सरकारी, वो भी निकल रहे हैं। बैंक टाइमिंग्स जो हैं वो 3 बजे तक हैं, वो भी जितने मालियाती जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी एम्प्लॉइज़ निकल रहे हैं। उसके अलावा जो दीगर निजी दफातर हैं वो भी तकरीबन इसी टाइमिंग्स हैं, 4 बजे और 5 बजे के दरमियान वो अपना मार्जिन रख के उस तरह से निकलते हैं। तो इस वजह से सारा जो ट्रैफिक का दबाव वो एक ही टाइम में सड़कों के ऊपर है। और उसकी जो पहले स्ट्रेटजी हुआ करती थी कि कुछ दफातर जो पहले जिनकी औकात कार ख़त्म हो जाती थी वो पहले निकल जाते थे, तो एक गैप मिल जाता था। उस 1-2 घंटे के गैप के बाद फिर कुछ दफातर के लोग जो फारिग होते थे वो निकल जाते थे। उसके बाद फाइनली हम देखते थे कि कारोबारी तबका या जो निजी दफातर थे वो अपने टाइम के हिसाब से 1 घंटे का मार्जिन लग शुरू हुए। अभी तो कारोबार पहले ही बंद हो रहे हैं। जी हाँ, यही से पहले बंद हो रहे हैं अभी तो कारोबार। शायद ये भी एक वजह है क्योंकि कारोबारी तबके ने भी उसी टाइम घर रवाना होना है। एक और भी चीज है, अशरे के बाद दुकानें जरा लेट खुलती हैं ना। ऑलवेज कोई ना कोई तो प्लान बनाया ही होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड भी है ना इस महीने में रश और फिर टाइमिंग सारों के भी दफ्तर वगैरह खत्म होना। और ये कोई इतना, ये शहर जो है बल्दियाती हुकूमत है, शहरी हुकूमत है, उसके बाद माशाल्लाह हमारे डीआईजी पुलिस अभी वापस रीइंस्टेट हुए हैं, उनका भी एक रोल और एक प्लान होना चाहिए। व्हाई इज नथिंग वर्किंग? बिकॉज इस वक्त जो हालात हैं शहर के, उसमें लगता है सारों ने हाथ उठाए हुए हैं कि अभी तो बिल्कुल वही हाल नजर आ रहा है। देखिए इस वक्त अभी भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, अभी भी स्टेप लिया जा सकता है। इसमें आप दोबारा मैनेज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, जो फैसले हुए हैं उसको नज़रसानी किया जा सकता है। कमिश्नर्स का इसमें रोल बन जाता है, कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दें, उसके साथ ही डीआईजी ट्रैफिक हैं और यहाँ जो दीगर इदारे मुताल्लिका उनको चाहिए कि अपनी रिपोर्ट्स दें, इस तरह के मामलात हो रहे हैं तो उसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है, उसके लिए बैठ के काम किया जा सकता है और उसकी मनसूबाबंदी की जा सकती है। लेकिन एक बड़ा जो बाकी दीगर इलाकों में हम देख रहे हैं वहाँ पर जो तामीराती काम हो रहे हैं उसकी वजह से, अब जहांगीर रोड का अगर वो जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक का जो शारा पाकिस्तान की भी ट्रैफिक जो आती है वो इस तरफ डाइवर्ट होके वो तामीराती काम खत्म नहीं होंगे, लेकिन उनके अल्टरनेट रूट्स बनाए जाते हैं और उसे बेहतर किया जाता है ताकि ट्रैफिक निकल जाए। भी जरा वो निकले हुए मुख्तलिफ इलाकों कहाँ गए वो और क्या अपडेट है हमारे पास शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की? देखिए बहुत सी खबरें भी आ रही हैं कि जी अब शायद तेजी आए। बड़े जारी तरक्याती मंसूबों में एक तो बीआरटी रेड लाइन का मंसूबा है, उसकी वजह से सारा इम्पैक्ट जो है, जो पूरी यूनिवर्सिटी रोड का अहम जो रोड थी उसका पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट शारा फैसल की तरफ हो गया है। तो वो ट्रैफिक यहाँ से भी आ रहा है और उस तरफ से, वहाँ से हम देखें तो वो लियारी एक्सप्रेस वे पे भी जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, अब जिना एवेन्यू की अगर हम सड़क देते हैं तो वहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल अभी इन दिनों दोबारा वो हो गई है तो एयरपोर्ट जाने वाली रोड बंद कर दी गई है। बीच में ट्रैक किस चीज़ का है वो जिना एवेन्यू पे मॉल्स के सामने? जी वो रेड लाइन का, बीआरटी रेड लाइन का ही, वो भी 200 साल तो हो गए उसको, उस ट्रैक को भी बनते हुए मेरा। वो तकरीबन उसमें डिले आया, मुख्तलिफ उसकी रीजंस रही हैं, कॉस्ट बढ़ गई, बहुत सारी चीज़ों में डिले होते होते अब वो उसके ऊपर हम काम देख रहे हैं, चल भी रहा है। लेकिन ऑल्टरनेट जो रूट्स बनाने चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर का काम है बना के बेहतर करके निकाले ट्रैफिक को, वहाँ हम ये देख रहे हैं कभी दिन में सुबह में भी काम हो रहा होता है, मशीनरी बीच रोड में लगी है, एक गाड़ी जहाँ से 3 गाड़ियाँ गुजर सकती थी वहाँ सिर्फ एक गाड़ी की जगह रह जाती है। करीमाबाद अंडरपास की कोई अपडेट है? करीमाबाद अंडरपास जो पास है वो अभी तक अंडर प्रोसेस ही है। और अच्छा, बहुत ही अफसोस की ये बात है और हम दोबारा से एक दफ़ा यही कहेंगे कि टोटली एक लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ ऑल्टरनेट रूट्स जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिस तरह अभी आप ये बता रहे हैं। और ये हम तो बैठे ये लगता है कि यहाँ बात कर रहे हैं, बट पीपल आर एक्चुअली सफरिंग। मतलब लाखों की तादाद में कम्यूटर्स जो हैं, छोड़ दें, हमें तो खुद पता है, हम खुद भी और हमारे ऑफिस में हमारे ही अपने कॉलीग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कभी भी इफ्तारी पे पहुंचना तो नामुमकिन ही है, चलो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, दे डोंट रीच फॉर आवर्स, क्योंकि आपको पता है ना हमारा शो भी किस वक्त खत्म होता है और वो टाइम भी होता है और हम थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ऑलराइट, बट 2, 3, 4 घंटे। अच्छा, शारा फैसल में तो अभी कोई तरक्याती काम नहीं है ना इस वक्त। अगर आप हमें देख रहे हैं और आपके पास मोबाइल है या गूगल मैप्स हैं तो आप निकाल लीजिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप देख लीजिए। आप एयरपोर्ट, वैसे ही फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट डाल के देख लीजिए यहाँ से,
आपको सारी पट्टी लाल नजर आएगी। अगर आप यहाँ से शारा फैसल से निकलते हैं और मलिर कैंट जाने के लिए या आप मलिर तक जाने के लिए आपको जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। आराम से 4 सवा 4 निकलते हैं तो आप 6 रोजे से शायद 1-2 मिनट पहले पहुंच जाएं तो पहुंच जाएं, अगर नहीं वरना अभी निकले अभी निकले तो होगा, और अभी आप टाइम देख रहे हैं। रोजा वही मैं अफ्तार हो मोहम्मद जाता शाह साहब से कोई रब्ता हो पाए, मतलब वो आ गए हैं, रीइंस्टेट हुए हैं, कभी अभी वुड इट टेक टाइम फॉर हिम टू यू नो गेट टू दीज थिंग्स के देखें कि शहर में क्या चल रहा है? जी देखें, दोबारा उनको रिव्यू करना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी ताकि जो मुताल्लिका इदारे हैं जिन्होंने ये फैसला करना है टाइमिंग्स के हवाले से, उसके अलावा क्योंकि पुलिस फोर्स तो हमें ट्रैफिक पुलिस तो नज़र आती है लेकिन ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक तो नेचुरली बहुत ज़्यादा है, वी आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल सच काइंड ऑफ वर्क। बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू ट्रैफिक सो बहुत मच, आपने शुक्रिया, हमें लेकिन अपडेट भी किया, लेकिन इक्विप तो हम कभी भी नहीं होंगे। मतलब दुनिया का कोई शहर इतना हमारी आबादी तो वैसे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, सो हम कैसे इक्विप हो सकते हैं? सो हमें मैनेज करना है। हाँ, लेकिन यही तो सारी बात है, खास तौर पे जब ये महीना शुरू हो रहा है, भाई रमज़ान है, हम मुसलमानों की इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? Why was all of this not planned earlier? ये भी सवाल बनता है। अभी तो एक हफ्ता, लिटरली एक हफ्ता नहीं गुजरा रमज़ान का, तो ये मैनेजमेंट, ये तो बहुत पहले से ये सोच हो जानी चाहिए थी। स्पेशली टाइमिंग भी पूरे ही शहर के अपने घरों को जाने का यही टाइमिंग हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रही है, वो भी हमें पहले से पता है, कोई नई चीज़ इधर नहीं हुई। तो वाई वॉज इट नॉट प्लान्ड प्रॉपर बिफोर हैंड? आप कर लें। अच्छा, अभी भी चलें, ठीक है, हो सकता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाए। वेलकम बैक जी। गुज़श्ता 2-3 बरसों से हम ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। मतलब एवरीबडी यूजेस इट। इनफैक्ट जो आपके सोशल डिवाइसेस आपके पास होते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो जाए, फेसबुक, व्हाटएवर इट इज, उनके अपने भी AI बॉट्स हैं। हाँ बिल्कुल, वो सब कुछ होता है। तो उसके लिए हम अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर कर लेते हैं कि इसको बेहतर कर दो या कोई एनी फन एलिमेंट डाल दो, कोई avatar बना दो। एब्सोल्युटली। बट अब ये पता चल रहा है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, खतरनाक हो सकता है, बिकॉज आपका जो सारा डेटा है ना वो सब उनके पास जा रहा है। बिकॉज इवन दीज चैट बॉट्स आर लर्निंग ऑन द डेटा दैट यू प्रोवाइड। जो हम तस्वीरें वगैरह देते हैं ना, ये उस पे खुद भी सीख रहे हैं। प्रोग्राम्ड लाइक दैट कि Yeah. ये उस डेटा पे अपने आप को मजीद बेहतर कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और तस्वीरों में, पर्टिकुलरली उन तस्वीरों में जहां आपके हाथ भी एक्सपोज्ड हैं, वो आपका बायोमेट्रिक तक रसाई हासिल कर रहे हैं बेसिकली। सो इसी पे ज़रा बात करते हैं। निगहदात हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। निगहत साहब, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ज़ाहिर है बड़ा सीरियस काम है, बड़े सीरियस काम ले भी रही है दुनिया, हम भी ले रहे हैं। तो बहुत फायदे दूसरी तरफ लोग ज़रा शुगल के लिए अपनी फैमिली दोस्तों की तस्वीरें वगैरह मुख्तलिफ उस पर फिल्टर्स लगाने के लिए, एवटार्स बनाने के लिए भी भेजते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उससे कहते हैं, माहिरीन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों? ज़रा कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टू अस? देखिए, जब आप किसी AI जनरेटिव टूल को अपनी तस्वीर या अपना कोई डेटा देते हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आप अपनी तस्वीर देते हैं और वो फिर आपको एक एनिमेटेड आपकी पिक्चर जो है या कैरिकेचर निकाल के दे देते हैं, तो वो एक बड़ा ट्रेंड सा लोगों में एक चल पड़ा है, ख़ासतौर पे यंग जनरेशन में। लेकिन मसला ये है कि वो सिर्फ एक तस्वीर आप उनको नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप अपनी पूरी बायोमेट्रिक डेटा बेसिकली दे रहे हैं, जिसमें आपके चेहरे के फीचर्स, आपकी आंखों का साइज़, आपके जिल्द की बनावट, आपकी जिल्द का रंग, आपकी उम्र का अंदाज़ा, हत्ता कि वो आपकी इमोशनल जो बिहेवियर है उस तक को एनालाइज ये करते हैं। और इसमें फ़र्क ये है कि पहले वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और अभी जो ये AI टूल्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फ़र्क ये है कि फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया पे तस्वीर डालना जो है वो किसी AI मॉडल को अपनी तस्वीर देने से दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। AI मॉडल्स जो हैं या चैट बॉट्स जो हैं, जो आपके डेटा को एनालाइज करते हैं, वो इससे नए चेहरे बना सकते हैं। जो थर्ड पार्टीज़ या बैड एक्टर्स हैं वो डीप फेक तैयार कर सकते हैं। और जो ये फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स हैं वो उनको मुख्तलिफ जो पावरफुल अथॉरिटीज़ हैं वो उनको मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक एक्चुअली आपका प्रॉपर चेहरा और उसकी साख्त आ गई है। ओके, मेक सेंस। निखत, ये भी बताएं कि हमारे जो अब फ़ोन है ना वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। वी कैन नॉट पार्ट विद आवर फोन्स। अब इन पर हमारी तस्वीरें भी होती हैं, फिंगरप्रिंट्स तो होते ही हैं, फेस ID वाला सिस्टम पूरा होता है, पासवर्ड, एवरीथिंग इज़ ऑन आवर फोन। तो क्या हम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज नहीं हैं? अब ऑलरेडी मुझे तो लग रहा है कि जो चीज़ें चाहिए इन्हें तो वो तो हमारे डिवाइसेस में ऑलरेडी मौजूद हैं।
नहीं, ये अभी जो हम सब डिजिटल दुनिया में मौजूद हैं, हम में से कोई भी मुकम्मल तौर पे महफूज नहीं है। हम ऑलरेडी अपना बहुत सा डेटा जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दे चुके हैं, लेकिन ये जो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एडवांस होती जा रही हैं और एआई जो है बहुत तेज़ी से एडवांस हो रहा है, तो जब एआई चैटबॉट्स को या एआई टूल्स को हम अपना डेटा देते हैं तो वो बाकायदा वो कुछ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी गैर महफूज हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ये ऐसे ही है कि अगर आपके घर में खिड़कियाँ हैं और आप खिड़की खुली रखते हैं तो आप अपने घर की चाबी भी किसी को दे दें कि घर तो मेरा खुला ही है। तो इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका निगत। जस्ट बी कॉशियस, आज दुनिया इतनी तेज़ी से बदल चुकी है और बदल रही है हर गुजरते दिन के साथ। पता नहीं किस किस चीज़ से कॉशियस हो सकते हैं, समझ भी है हमें इतनी कि नहीं। क्या हो, क्या करें मुझे तो नहीं समझ इतनी। क्या, कहाँ रोकें? बस बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है जी हमारी प्राइवेसी है तो हम अपनी इस तरह तस्वीरें भी ले लें तो उस तरह भी ले लें। ये गन बला छोड़ दें, क्योंकि फ़ोन से चीज़ें निकल जाती हैं और इतनी सेंस और एजुकेशन नहीं होती बहुत से लोगों में कि हाउ डिड दिस हैपन, बट देन इफ इट इज़ देयर इट माइट हैपन, सो जस्ट डोंट डू दैट। अच्छा, ब्रेक लेते हैं। इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ होता होगा जो हम अभी नहीं बता सके, बट इन एनी केस ब्रेक ले रहे हैं। अफगानिस्तान में कल अदम तहरीक तालिबान, BLA, दाइश समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह पूरी तरह अब सरगर्म हैं और अब उन्होंने भी भरपूर अपने मज़मूम मकासद की तरफ बढ़ने का फैसला किया है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी चौकन्ना हैं और हम बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं इन सूरत हाल। अच्छा, ये सब कुछ जो है ना, ये तालिबान रिजीम की आंखों के सामने हो रहा है। हम अक्सर ये करते हैं ना कि हाउ डज द रिजीम डजंट नो, और ये कैसे अलाउ करें, ये उनकी आंखों के सामने हो रहा है सब कुछ और अपने उनके आशीर्वाद के साथ ही हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, चीन और अब रूस की वजारत खारजा की रिपोर्ट ऐसे खौफनाक हक़ाइक़ से पर्दा उठा रही है जिस पर दुनिया को अब फौरी एक्शन लेना पड़ेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि 20 से 23 हज़ार दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं, चेक आउट दिस नंबर, जिनमें आधे गैर मुल्की हैं, तो उधर से भी कहीं और से ही आए हुए हैं। दाइश के तकरीबन 3000 और TTP के 5 से 7 हज़ार दहशतगर्द जो हैं वो बेसिकली एक मुल्क है जो कि दहशतगर्दी की यूनिवर्सिटी है, स्कूल नहीं है, अब स्कूल से आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि 23,000 अगर दहशतगर्द इनरोल्ड हों और वो सरगर्म हों तो वो तो ज़ाहिर है एक हब है ना, एक पूरा दुनिया का एक मुल्क है जो दहशतगर्दी कैसे करनी है, कैसे सीखनी है, कैसे फैलानी है, उसके लिए डेडिकेटेड है। अच्छा, मुझे इस बात पे अफसोस भी होता है, गुस्सा भी चढ़ता है, क्योंकि ये वही बात है जो कि पाकिस्तान जो है ना पूरी दुनिया को समझा रहा था बहुत देर से। पाकिस्तान को मजबूरन 3 दिन पहले अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स पर फिजाई हमले करने पड़े। पहले हम पूरी दुनिया को बताते हैं और फिर ऑब्वियसली जब कोई इतनी नहीं सुनता तो फिर हमें खुद ही करना पड़ता है, जो कि आई गेस इज ओके। चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि एक पाकिस्तान नहीं, तमाम हमसाया ममालिक जो हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से परेशान हैं और कोई भी तालिबान रजीम से खुश नहीं है। अफगानिस्तान के 6 हमसाए हैं प्लस रशिया, इन सब के वही शिकायत है अफगानिस्तान से जो हम आए हैं कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल। चाइना को भी है ATIM, उन्होंने 6 बंदे ATIM चाइना को हैंड ओवर किए हैं। उज़्बेकिस्तान को है IMU, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान को है, तुर्कमेनिस्तान को है, रशिया को है, चेचन जो रेबल्स हैं और जो IS के है उन्होंने से अटैक किए, ईरान को है, जैशुल अदल और जुंदुल्ला वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं उनके जो सूबों के साथ। सेनेट की जो रेजोल्यूशन है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान खुलकर इजराइल और इंडिया के गठजोड़ के खिलाफ खड़ा हो गया। ये सेनेट की जो रेजोल्यूशन है, आई थिंक इट्स वेल टाइम्ड, इसलिए कि जैसे आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू बी विजिटिंग इजराइल, 2 दिन का विजिट है, तो ऑन द ईव ऑफ द विजिट ये कॉन्डमनेशन मेरा ख्याल है मुनासिब है। तालिबान रजीम अब पाकिस्तान की जवाबी हमलों और धमकी दे रही है। वैसे ही लगता है जैसे इसके असरात कहीं ना कहीं अब नज़र भी आना शुरू हो गए हैं। कल पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाले दरिया के पुल पर वाक़ पंजाब पुलिस की दारुल चेक पोस्ट पर अफ्तार के वक्त खुदकुश हमला हुआ। इसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। ये वाक़या बता रहा है कि दहशतगर्द अब पंजाब तक पहुँच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग एक नए दौर में दाखिल हो रही है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मुबैना तौर पर यही हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ये कार्रवाइयाँ प्लान भी कर रहे हैं और कार्रवाइयाँ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं कि कल एक और बड़ा हमला कोहाट में किया गया, जहां DSP समेत 6 एहलकार शहीद हुए और रात को अफगान तालिबान ने खैबर में तोरखाम और तीरा के सरहदी इलाके हैं, बिल्कुल, इनमें फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाब भी दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में
अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की और उन्हें भी बताया गया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह की जा रही है और जारी है, एक्चुअली कभी रुकी ही नहीं। अफगानिस्तान की सरजमीन इस वक्त दहशतगर्दी की सबसे बड़ी नर्सरी बनी हुई है अब्दुल्ला, जिस तरह आप कह रहे थे, और अभी तो पाकिस्तान ये मुश्किल सह रहा है, लेकिन आलमी सतह पर एक्शन ना लिया गया तो बात सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रहेगी, बल्कि दहशतगर्दी का ये नासूर जो है ये दुनिया के बाकी मुल्कों को भी अपनी लपेट में लेगा, जो कि दुनिया ने दे हैव सीन इट इन द पास्ट एज वेल। दे हैव। सो इसी पे ज़रा बात करते हैं। मुश्ताक यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अफगान उमूर हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। मुश्ताक साहब, एक के बाद एक हमला हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस निशाने पर हैं, बहुत नुकसान भी हो रहा है, भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, हमने फ़ज़ाई जवाबी कार्रवाई भी की है। क्या ये कहना गलत होगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ये एक नया दौर है जो शुरू हो चुका है ऑलरेडी? बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल में जो हालात खैबर पख्तूनख्वा और उस वक्त के कई इलाकों में थे 2007 से आगे 2014 तक, आपने देखा होगा कि पूरा जो बेल्ट था खैबर पख्तूनख्वा का कई इलाकों का, ये मिलिटेंट्स के कब्जे में था। फिर हमारे जुनूबी अजला की हालत काफ़ी ख़राब थी, तो कम व बेश वही सूरत हाल है, और कुछ इलाकों में तो उससे भी ज़्यादा अबतर है, स्पेशली हमारे जो जुनूबी अजला है। और ये गुज़िश्ता 2 सालों में जो नुकसान हुआ खैबर पख्तूनख्वा को, अगरचे अभी जो 7 कबायली इलाके हैं वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लेकिन एक तो वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, जो वहाँ पे इश्यूज़ थे उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, तो एक तो वो हमारे जो वहाँ पे रिट थी गवर्नमेंट की ख़त्म हो गई है। उसका नुकसान ये हुआ कि जो उसके करीबी इलाके थे, जो हमारे जुनूबी अजला थे, जो हमारे मलकन के इलाके हैं, वो जो है इस वक्त सिक्योरिटी की काफ़ी महदूद सूरत हाल है, और रोज़ाना सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और पुलिस के ऊपर हमले होते हैं। और स्पेशली जो हमारे, जिस तरह मैंने जिक्र किया, जुनूबी अजला कुवार से अनवर्ड, लेकिन मरवत, बन्नू, करक, बन्नू और ये ड्रेस में खान टांग, यहाँ पे सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुश्ताक साहब, आप तालिबान रजीम का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्योंकि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के जो सिरे हैं वो बराह रास्त अफगानिस्तान में जाकर मिलते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सब तालिबान से खुश नहीं है, और हर किसी को नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की बेस है, एक बेस कैंप अगर किसी मुल्क को कहा जा सकता है तो दैट इज़ अफगानिस्तान। तो रजीम का क्या रोल है फिर, तालिबान रजीम का वहाँ? मेरे ख्याल में इस वक्त अफगानिस्तान में बहुत सारे मिलिट्री ग्रुप्स है, और मुख्तलिफ ममालिक से उनका ताल्लुक है, यानी चाइना के भी लोग हैं, अरब ममालिक के भी लोग हैं, अलकायदा की तकरीबन ज़्यादातर लोग वहाँ पे हैं, लेकिन अफगान तालिबान ने उनके ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखा है, और पाकिस्तानी तालिबान की तादाद बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान में। अगरचे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी बड़ी उनकी स्ट्रेंथ है, और ये जो रोज़ाना हमले हो रहे हैं तो ये जाहिर करता है कि इनकी बड़ी मजबूत यहाँ पे है, रेट है, क्योंकि आपको पता होगा कि शाम के वक्त जो भी हमारे इलाके हैं ये खुद चेक पॉइंट बनाते हैं, गाड़ियाँ रोकते हैं यहाँ पे, और लोगों को सर्च करते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी दारों के लोग तो नहीं है, पुलिस के लोग नहीं है। तो चूँकि क़यादत अफगानिस्तान में है पाकिस्तानी तालिबान की, इंस्पायरेशन वहाँ से मिलती है इनको। बहुत शुक्रिया। रियली कॉम्प्लिकेटेड। अल्लाह ताला हामी नासिर हो पाकिस्तान का और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का। सो सूरत हाल गंभीर तो हो रही है, बट समथिंग अगर कोई रीजनली भी कोई कुछ किया जाए, हम सारे मिल के कुछ करें तो रोका जा सकता है। The world should do something about it now. मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हर कोई उससे अफेक्ट हो रहा है। सो अदर कंट्रीज शुड कम into this action as well। खास तौर पे वो दोहा में जो मुआहिदा हुआ था ना, उसके जो गारंटर्स थे, उसके जो सिग्नेटरीज थे, they should all come together and do something about it। They are the stakeholders of this whole thing। They need to now sit together and decide कि अब क्या करना है। अभी हम आपको लिए चलेंगे चारसद्दा, वहाँ सब्ज़ली तरीन है हमारे साथी, और वहाँ पे इफ्तार की क्या तैयारी है ये हमें दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह रमज़ान के महीने में इबादतों का खुसूसी तौर पर अहतमाम किया जाता है, इसी तरह अफ्तारी के लिए भी खुसूसी इंतज़ाम किए जाता है, और खानों की तैयारी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली जाती है। तो चारसद्दा में वही पुरानी रवायती तरीक़ों के ज़रिए अफ्तारी का अहतमाम किया जाता है। घरों में ख़वातीन असर की नमाज के बाद इन तैयारों में लग जाती हैं। ज़्यादातर मसालेदार और चटखारेदार खानों पर तवज्जो देते हैं। समोसा, पकोड़े, चन्ना चाट, फ्रूट चाट के साथ काबुली पुलाव और चिकन बिरयानी भी तैयार की जाती हैं। ये चीज़ें बाज़ारों से भी मिलती है, लेकिन अक्सर ख़वातीन इसे घर में भी तैयार करते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं और चाहते हैं कि ये
सौगात हमारे अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर मौजूद हो, तो वो चपली कबाब है। चपली कबाब जो बहुत ज़्यादा मसालेदार और चटखारेदार होते हैं, इसलिए अफ्तारी के वक्त हर कोई इसे पसंद करता है। कैसे लगे आपको ये पकौड़े? पकौड़े ही थे ना? चपली कबाब थे उमा। अब तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। अब इनके हमारी आंखों के आगे ना रोशनी है, अंधेरा चाह रहा है। You know, रोज़े के today is one of those days when I'm feeling a little weak. होता है ऊपर नीचे, मतलब ये पूरे 30 दिन इसी तरह ही चलते रहते हैं। So this is my day when I'm feeling weak. नौशेरा चलते हैं हम, मेरा ख्याल है वहाँ मोहम्मद शाहिद के पास जाएंगे तो कुछ देखते हैं। मोहम्मद शाहिद ही बताएंगे क्या खिला रहे मुझे हैं। बता देना, मुझे नजर भी नहीं आ रहा। देख के बताता हूँ। जी बिल्कुल, रमज़ान का महीना है और हर रोज़ेदार की यही ख्वाहिश होती है कि शाम के वक्त अफ्तारी में दस्तरखान पर उनकी मनपसंद चीज़ रखी हुई हो। यही वजह है कि शहरी बड़ी तादाद में घरों से निकली हुई है और बाज़ारों में काफ़ी रश है। इस वक्त मैं नौशेरा के सबसे मशहूर तरीन बाज़ार मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर कोई खीर खरीद रहा है तो कोई जलेबी खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पर शहरियों की मनपसंद चीज़ जो है वो तली हुई चीज़ें हैं। इसलिए यहाँ नौशेरा में मुख्तलिफ मकामात पर पकौड़ों, समोसों और जलेबियों की बड़ी बड़ी दुकानें और स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें शहरी आकर अपने लिए खरीदारी करे। अभी तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और अफ्तारी नज़दीक आती है तो ये रश मजीद बढ़ जाता है और अफ्तारी के वक्त तक ये खरीदारी इसी तरह चलती रहती है। जी क्या था? मजे का था जो भी था। You did not. He was supposed to help me with it. मुझे नजर नहीं आया, मुझे एक्चुअली नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ईरान और अमेरिका के मामलात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इनके दरमियान तनाज़ात का हल, सिफारतकारी से निकलने की उम्मीदें अभी रोशन हैं। अच्छा? दोनों मुल्कों के दरमियान ईरान इनफैक्ट अभी ज़रा ज़्यादा रोशन ज़रा बेहतर हुई हुआ है। है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का तीसरा राउंड कल स्विट्ज़रलैंड में होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप अगरचे ईरान पर हमले की धमकियां भी साथ साथ ही दे रहे हैं, मगर साथ ही सिफारतकारी के जरिए मामले को तय करने पर भी तैयार वो हैं। एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी साथ साथ चल ही रही होती है, आपको पता ही है। हर जगह ही स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में अमेरिकी सदर का कहना है कि वो ईरान से मामलात सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं, डिप्लोमेटिकली हल करना चाहते हैं। बस वो ये सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। दैट इज़ व्हाट अमेरिका वांट्स। ट्रंप ने ईरान पर मगरब और अमेरिका तक वार करने वाले मिसाइलों की तैयारी का इल्ज़ाम भी लगाया। अब एग्जैक्टली क्या क्या कहा, बिकॉज आपको पता है उनका अपना एक स्टाइल है, वो बड़े मखसूस स्टाइल में बहुत कुछ कहे जाते हैं। लेट्स हियर सम। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी किसी मुमकिन माहदे के लिए पुरुम्मीद हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के साथ माहदा दस्तरस में है। अमेरिका से जोहरी माहदे तक पहुँचने के लिए ईरान तमाम ज़रूरी इक़दाम करने पर तैयार है। अब देखना यह है कि सिफारतकारी को तरजीह दी जाती है या नहीं दी जाती। इराक़ची ने अलबत्ता ईरान का पुराना मौक़िफ़ दोहराया है कि पुरअमन जोहरी टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना ईरानी अवाम का हक़ है। सब जानते हैं कि ईरान सिर्फ और अमेरिका के दरमियान जंग सिर्फ जनूबी एशिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर करेगी, बल्कि दुनिया किसी आलमगीर तनाज़े की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अच्छी बात अब यह है कि तनाज़े के हल की बात भी निकालने की कोशिश की जा रही है। दोनों ममालिक के हुक्काम ये कह रहे हैं कि दे आर ट्राइंग। अब परेशानी ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत ऐसी है कि उनके बारे कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, बिकॉज ही कैन टोटली चेंज हिज माइंड और गो बैक ऑन हिज वर्ड, मतलब एनी टाइम ही वांट्स। तो अब क्या होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अब्दुल बासित सीनियर सफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं। बासित साहब, काफ़ी हफ्तों से अमेरिका और ईरान की ठनी हुई नज़र आ रही है। बहरी बेड़े रवाना किए गए, खित्ते में ख़तरनाक तनाव का माहौल है, लेकिन आज सदर ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में इशारा मिला है कि अभी भी मसाइल डायलॉग के ज़रिए हल होने के इम्कानात मौजूद हैं। सो इसे क्या एक मुस्बत पेशरफ्त हम कह सकते हैं सर? देखिए, डायलॉग में पेशरफ्त तो ज़रूर है, क्योंकि कल दोबारा एक और राउंड हो रहा है जनीवा में और उसमें ईरान एक ड्राफ्ट प्रिंसिपल्स जो हैं बुनियादी तौर पे एग्रीमेंट के या डील के वो पेश करेगा उसका ड्राफ्ट। तो लेट्स होप कि थिंग्स कैन वर्क आउट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वीज़ा-वी ईरान। अगर सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है वो तो हल तलब है, क्योंकि ईरान ने जहाँ तक मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक कहा है कि हम तो एनरिचमेंट भी 10 साल के लिए उसको मुलतवी कर सकते हैं। क्या ईरान का एनरिचमेंट प्रोग्राम इट्सेल्फ वो भी है कि जी एक तरफ तो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, दूसरी तरफ उसके पास यूरेनियम एनरिचमेंट की फैसिलिटी भी नहीं होनी चाहिए।
ये क्या ईरान गिव अप कर सकता है मुस्तकिल तौर पे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, ये भी बताएं कि अगर किसी वजह से मुज़ाकरात वाला काम नहीं बनता तो फिर अमेरिका ईरान पर हमला करने की बात कर रहा है। या तो मुज़ाकरात हो जाएं और कुछ हल निकल आए, वरना वी आर गोइंग टू अटैक। और ईरान भी ऑब्वियसली जाहिर है कोई रिस्पॉन्स तो देगा ही। तो ऐसा हुआ तो हमारे लिए ये कितनी मुश्किल सूरत हाल है, मतलब हम तो साथ जुड़े बैठे हैं ईरान के। हमारे लिए देखिए कतन ये अच्छी बात नहीं होगी कि हमारे इस इलाके में एक और जंग हो। हम पहले ही बहुत, हमारे लिए मुश्किलात हैं, भारत के साथ ताल्लुकात की नोयत है, अफ़गानिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है। तो कतन हमारे लिए तो कतन एक ऐसी सूरत हाल किसी तौर भी मस्बत नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका ये इक़दाम उठाएगा? क्योंकि अगर उसका मकसद देखिए ना, अगर उसने न्यूक्लियर फैसिलिटी जो 3 बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, नतान्स, फर्दो और इस्फहान, वो तो उसके मुताबिक उसने जून में ऑब्जेक्टरेट कर दी, जो कि लफ्ज़ सदर ट्रंप ने इस्तेमाल किया है। अब उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अगर एयर स्ट्राइक से ईरान में रिजीम तब्दील हो जाती है, वो भी मुमकिन नहीं लगता। अगर ऐसा होना होता तो पहले जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे उसमें ये हो जाता। तो रिजीम चेंज सिर्फ एयर स्ट्राइक से तो नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि ईरान ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा इस बार। तकरीबन देखिए ना, हर जगह ईरान यूएस के बेसेस हैं, चाहे वो कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, तो और 50,000 के करीब ट्रुप्स हैं यूएस के इस इलाके में, उनको निशाना बना सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो तकरीबन 20 से 25% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, शिपमेंट होता है, वो खतरे में पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का अब्दुल बासित साहब, सीनियर सफारतकार। ओके, सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि एक्चुअली क्या होगा। वी हैव सम अदर न्यूज़ फॉर यू। बड़ी खबर यह है कि हुकूमत बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी। ये पीटीआई ज़राए तस्दीक कर रहे हैं। पीटीआई ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि अपोजिशन का मुतालबा था, आपको पता ही है, कि बानी पीटीआई को कम से कम 10 दिन शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल किया जाए, रखा जाए। हुकूमत इलाज तक, मुकम्मल इलाज तक बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में रखने पर राजी हो गई थी। तो फिर क्यों नहीं रखा गया? अगर तैयारी मुकम्मल थी, गाड़ियां तक तैयार होने की बात हो रही है। हैदर शराजी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हैदर, बताइएगा क्या बैकग्राउंड है? अगर ये सारी इतनी आगे तक बात चली गई थी, फिर क्या हुआ? जी, हुकूमत बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी और पीटीआई की मरकजी क़यादत और वो तमाम रहनुमा जो इस मामले में राब्ते का किरदार अदा कर रहे थे, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने भी इस हवाले से तस्दीक की है कि हमारी पेशरफ्त बड़ी हद तक बेहतरी की तरफ हो रही थी। और पार्टी ज़राए की जानिब से हमें बताया गया है कि अपोजिशन का मुतालबा था कि बानी पीटीआई को कम अज कम 10 दिन शफा अस्पताल में रखा जाए और हुकूमत मुकम्मल इलाज तक बानी को शफा अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी। और हुकूमत की जानिब से कहा गया कि अगर डॉक्टर्स की तरफ हम अडियाला जो रहनुमा जा रहे हैं उनके साथ अगर डॉक्टर्स कहते हैं तो हम सिर्फ 10 ही दिन नहीं बल्कि आगे भी अस्पताल मुंतकिल करने के लिए राजी हैं। हुकूमत के साथ हुकूमत ने ये शर्त रखी कि इस हवाले से इलाज की मालूमात जाहिर ना की जाए और ना ही बताया जाए कि किस अस्पताल में ले जाया जा रहा है और ना ही पीटीआई के मरकजी रहनुमा कारकुनों को वहां बुलाएं। तो इस शर्त पर हम बानी को अस्पताल मुंतकिल करेंगे। और पार्टी ज़राए का कहना है कि जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब बानी की अस्पताल मुंतकिली के इंतजामात भी हो चुके थे और बानी और पार्टी की आदत के लिए इस हवाले से गाड़ियां भी तैयार हो चुकी थी। जब पार्टी ज़राए का कहना है कि बानी की बहनों से राब्ता करके अहले खाना में से नाम मंगवाए गए तो बहनों की जानिब से डॉक्टर आसिम और डॉक्टर उज़मा का नाम दिया गया। बहनों के नामों को हुकूमत ने तस्लीम न किया, जिस पर डॉक्टर बरकी का नाम दिया गया। हुकूमत ने डॉक्टर बरकी का नाम भी मुस्तरद किया, जिस पर बहनें क़यादत और हुकूमती रहनुमाओं पर बरहम हुई और बहनों को बताया गया कि हुकूमत ने कासिम जमान का नाम दिया गया। जब ये कासिम जमान का नाम दिया गया तो हुकूमत की जानिब से नाम दिए जाने पर कासिम जमान और बहनों ने खुद तशवीश का इजहार किया कि ये नाम इस तरफ से कैसे आ सकता है। और ज़राए का कहना है कि नाम पर जब इत्तफाक ना हुआ तो हुकूमत ने इतवार की शब अस्पताल मुंतकिली के हवाले से बताया कि अब अस्पताल मुंतकिल करना मुमकिन नहीं है। और हुकूमत ने उसके बाद
अपोजिशन को बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हो रही है उस पर इनकार किया जाएगा। पार्टी जराए ने बताया कि पार्टी क़यादत ने पिम्स के डॉक्टरों से मुलाकात की और क़यादत ने जब ये मुलाकात हुई तो हलफ उठाया कि डॉक्टर से मुलाकात की तफसीलात पब्लिक नहीं की जाएंगी। ये हलफ पार्लियामेंट हाउस में उस वक्त रहनुमा जो मौजूद थे उन्होंने उठाया और इस मीटिंग में पार्लिमानी पार्टी अरकान के अलावा तमाम अफराद को वहां से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद अलीमा खान बैरिस्टर घोर के डॉक्टरों के से राब्ते की जब उन तक खबर पहुंची तो वो बरहम हुई और अलीमा खान गुज़िश्ता मंगल को पार्टी क़यादत के खिलाफ बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मालूमात फराहम करना चाहती थी, लेकिन चूंकि उस वक्त पार्टी क़यादत और हुकूमत के दरमियान राब्तों की मुकम्मल मालूमात ना थी, जिसकी वजह से बहनों ने उस वक्त मुकम्मल मालूमात शेयर ना की और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुकम्मल मालूमात फराहम की हैं। याद रहे अखुंज़ादा हुसैन यूसुफज़ई अलीमा खान से राब्ते में थे और इस दौरान जिस वक्त पिम्स के पिम्स में डॉक्टर्स और अरकान की मुलाकात हुई तो ये मुलाकात के बाद हलफ उठा लिया गया था। हलफ की वजह से मुकम्मल नहीं, बट इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। बहुत शुक्रिया आपका हैदर, इस पे हमने आपसे तफसील लेनी है, लेकिन अभी अब हमें फौरी तौर पर ब्रेक लेनी और भी बिकॉज दिस इज क्वाइट लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग। सो अभी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रोजे चल। अच्छा जी, खबर है हमारे पास कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ओलंपियन समीउल्लाह को चीफ सेलेक्टर नामजद कर दिया। इससे पहले आपको पता है हॉकी का क्या तनाज़ा रहा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, खिलाड़ी बिल्कुल एक तरफ और ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ उसका फिर एक्शन भी, नोटिस भी लिया गया। हम भी वैसे तो ऐसी हरकतों के यूज टू हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन दुनिया में भी बड़ी बदनामी सी हो जाती है, किसी और मुल्क जाए और फिर ये हाल हो रहा हो हमारे हॉकी प्लेयर्स के साथ। होपफुली इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर फ्रॉम नाउ ऑन। सो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ओलंपियन समीउल्लाह को चीफ सेलेक्टर नामजद कर दिया है। अतीकुर रहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं। अतीक, बताइएगा ये उसी का तसलसल है जो नोटिस दिया गया था, अब क्या चेंजेस मजीद भी हम एक्सपेक्ट करें? देखें, जब से जिस तरह हॉकी में जो बौछार है जिसका आपने जिक्र किया, उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नए सदर मोहिउद्दीन वानी ने जब से चार्ज संभाला है उसके बाद से जो हॉकी से वाबस्ता लोग हैं वो हॉकी से जुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने एक डेवलपमेंट कमेटी बनाई जिसमें चेयरमैन नामजद किया ओलंपियन इस्लाहुद्दीन हसन सरदार को, और उसके बाद जो है फिर टीम मिस्र भी चली गई है और टीम का मिस्र में बहुत अच्छा इस्तकबाल भी हुआ है अब्दुल्ला। वरना मिस्र अमूमन ये होता था कि टीम जहां जाती थी उनका कोई इस्तकबाल नहीं करता था, लेकिन ऐसा पहली दफा देखने में आया कि जो मिस्र में पाकिस्तान के एम्बेसडर उन्होंने उनकी जानिब से पाकिस्तान टीम का इस्तकबाल किया गया। और अब ये अच्छी खबर ये सामने आई है कि ओलंपियन समीउल्लाह जिनको फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता था उनको चीफ सेलेक्टर जो है वो नामजद किया गया है, ताकि जो हॉकी की टेक्निकल चीजें हैं वो सारे ये खिलाड़ी देखें और जो मार्केटिंग का शोबा है वो मोहिउद्दीन वानी ने एक प्रोफेशनल लोगों को दिया है, जो टेक्निकल मामला थे वो दूसरे लोगों को दिए। तो अभी तो बहुत जो नामजदगियां हो रही हैं बहुत अच्छे अंदाज में हो रही हैं। अब ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह हॉकी को आगे लेकर जाते हैं, ये तो बेहतर जो आगे आने वाला वक्त बताएगा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अतीकुर रहमान। पाकिस्तान प्लाजा के बाद से एक सवाल है जो हर तबसरे, हर इंक्वायरी में ज़ेर बहस आ रहा है, आता है, वो ये कि इस शहर में आग से निपटने और दीगर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1112 सिंध का क्या किरदार होता है? क्या उनके पास इतनी मशीनरी, मैन पावर, इख्तियारात, ये सब कुछ होते हैं कि मौसर किरदार जो है वो अदा कर सकें ऐसी इमरजेंसी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी? हाँ, एग्जैक्टली। अफजल नदीम डोगर साहब हमें बता रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेस्क्यू 1112 के हेडक्वार्टर में। ये सिंध गवर्नमेंट ने क्या क्या सोर्सेज दिए हुए हैं, क्या क्या वसाइल दिए हुए हैं। जी नाजरीन, रेस्क्यू 1112 ये कॉल सेंटर ये भी सिंध गवर्नमेंट के तहत है और यहाँ पर काम कैसे होता है, इंचार्ज इस वक्त हैं रेस्क्यू 1112 के कंट्रोल रूम के रब नवाज। हमारे पास मैकेनिज्म एक बना हुआ है, जैसे ही कोई भी बंदा 1112 डायल करता है तो ये तमाम हमारे कॉल टेकर्स बैठे हुए हैं। जैसे ही कॉल लैंड होती है इमरजेंसी की, कुछ क्वेश्चनर्स हमने बनाए हुए हैं सिस्टम में, हमारे प्री डिफाइंड होते हैं, वो सवाल पहुंच के वो फॉर्म अपने डिस्पैच कर देते हैं। ये तमाम हमारे कॉल टेकर्स हैं। इससे आगे डिस्पैचर्स बैठे हुए हैं, उनके पास ट्रैकर्स गाड़ियों में खुले हुए हैं। वो नियर बाय लोकेशन देखते हैं कि इमरजेंसी की नियर बाय लोकेशन कौन सी है और हमारा रिलेवेंट यूनिट करीबी कौन सा है। नेचर ऑफ इमरजेंसी के हिसाब से अगर आग की इतला है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो फ़ौरन वो रिलेवेंट यूनिट डिस्पैच हो जाता है।
तो आपको फायर की अंदाजे से कितनी कॉल्स आती हैं, या आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया था गुल प्लाजा, अगर इंसिडेंट की बात करें हम? देखें, गुल प्लाजा हमारे पास 10:36 पे हमें कॉल आई थी। 10:37 पे हमने फॉर्म डिस्पैच कर दिया था आगे, और उसके बाद हमारी टीम रवाना हो गई थी। करीबी हमारे पास जो स्टेशन था वो डिस्ट्रिक्ट साउथ DH स्टेशन था कुरंगी रोड का, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था गुल प्लाजा पे। उसके बाद जैसे ही हमारे मतलब गाड़ियाँ डिस्पैच हुई हैं, उसके बाद हमारे जो सुपरवाइज़र थे, शिफ्ट इंचार्ज थे यहाँ पे फ्लोर पे, उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लिया। कंट्रोल रूम तो देखा बहुत ज़बरदस्त, एक वक्त में 36 के करीब लोग होते हैं। आगे सोर्सेज क्या हैं? मकसद इन्होंने तो कॉल अटेंड कर ली, बड़ी क्विकली उसको जो है वो रिस्पॉन्ड कर दिया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे कॉल डिस्पैच कर दी। आगे ग्राउंड पे क्या रियलिटी है? W11, W2 के पास कितनी गाड़ियां हैं और कितनी एम्बुलेंसेज हैं, या क्या तरीकाकार है? हसानुल हसीब, तर्जमान रेस्क्यू 11, W2 हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। फायर ट्रक यकीनन हमारे पास अभी एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं है। हम देखते हैं कि 1 लाख की आबादी पे कम से कम एक फायर ट्रक होना ज़रूरी है। तो ताहाल रेस्क्यू 1122 के पास 15 फायर ट्रक हैं पूरे सूबे में, जिनमें कराची के अंदर 10 मौजूद हैं। 3 हमारे पास बड़े फायर ट्रक हैं 18 टन वाले, और रिमेनिंग जो हैं वो 9 टन वाले छोटे फायर ट्रक्स हैं, मिनी फायर ट्रक्स कहलाते हैं ये। कराची के अंदर अभी राइट नाउ हमारे पास 4 स्टेशन हैं। एक हमारे पास DHA में सेटेलाइट स्टेशन है, एक आप यहाँ गुलशन इकबाल में हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हैंडल हो रहे होते हैं। एक हमारे पास KISD डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लकीवन के सामने जो KISD हॉस्पिटल बना उसके अंदर रेस्क्यू स्टेशन है, और एक हमारे पास गुलशन मेमार में जहाँ रेस्क्यू एकेडमी है वहाँ रेस्क्यू स्टेशन है। तो वहाँ से हमारी मूवमेंट पूरे शहर में चलती है अगर हमें कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हो जाता है। एज़ पर स्टैंडर्ड बात करें तो देखें, कराची की आबादी को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। हम अगर उसको अराउंड कोई 2 करोड़ भी देखते हैं तो मिनिमम इस पूरे शहर को कैटर करने के लिए कम से कम 200 फायर ब्रिगेड ट्रक होना लाजमी है। यहाँ सारे सोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। फायर ब्रिगेड के पास ग्राउंड पे गाड़ियाँ मौजूद हैं, 28 के करीब उनके पास फायर स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन उनके पास तरतीब नहीं है। तितर बितर हुए हैं सारे मामलात। ये सबको ठीक किसने करना है? सिंध हुकूमत ने। इन सारे मामलात को कंपाइल करके शहरियों को एक बेहतरीन सेटअप देना है सिंध गवर्नमेंट ने। अच्छा, दिस इज गुड, बट द सिस्टम नीड्स टू गेट सिंक्ड, और वो एक अम्ब्रेला के तहत तमाम चीज़ें आनी चाहिए। KMC के अंदर भी जो फायर ब्रिगेड है वो फिर या तो वो KMC के अंडर कर दें या इनको फिर शिफ्ट कर दें। अभी भी काफ़ी इनको स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी चीज़ें। इन एनी केस हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। खुदा हाफिज़।